बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर एस्पिरेंट्स अस्सलाम वालेकुम बाबा नदीम हेयर डियर एस्पिरेंट्स। आज हम ऑर्डर 6 ऑर्डर 1 जो है उसको आज कंटिन्यू करेंगे उसके जो रूल 9 से, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज हम लोग जो है वो उसको जो है वो जो ऑर्डर 1 है उसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमने रूल 9 जो पढ़ना है, उसका जो टाइटल है रूल 9 का, वो है मिस जोइंडर एंड नॉन जोइंडर ऑफ द पार्टीज। मिस जोइंडर एंड नॉन जोइंडर ऑफ द पार्टीज। अच्छा, मिस जोइंडर और नॉन जोइंडर क्या है, वही मैं उसी तरह पहले एक कहानी की सूरत में आपको ये रूल्स बताऊंगा, और फिर उसके बाद जो है कहानी की सूरत में बताने के बाद फिर मैं आपको उसकी जो है वो रीडिंग भी बताऊंगा, और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपने रूल 1 से रूल 7 जो पढ़ा है वो बेसिकली क्या है। रूल 1 से रूल 7 आपने क्या पढ़ा है, वो ये बताता है कि कब कब जो है आप किसी फ्री को जो है वो क्या कर सकते हैं, प्लेंटिफ के तौर पे ऐड कर सकते हैं, और उसको डिफेंडेंट के तौर पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये जो रूल 1 to 7 है, इनकी अगर वायलेशन हो जाए, इनकी वायलेशन हो जाए तो वो बर्थ देते हैं किसको, या मिस ज्वाइंटर को या नॉन ज्वाइंटर को। यानी रूल 1 से लेके रूल 8 तक जो हमने पढ़ा है कि कब प्लेंटिफ ऐड होगा, किसको एज ए डिफेंडेंट ऐड किया जा रहा है, तो अगर उसको जो है उसकी वायलेशन होती है उन प्रोविजंस की, तो वो बर्थ देता है किसको, मिस ज्वाइंटर या नॉन ज्वाइंटर को। इसमें मैं ऐड करूंगा सम टाइम जो अकॉर्डिंग टू द सूट कुछ पार्टीज जो हैं वो जिसको हम बोलते हैं नेसेसरी या प्रॉपर पार्टीज भी होती हैं। ठीक है, तो यू नो कि वो हो सकता है कि ऑर्डर 1 टू रूल 8 उसको कवर ना करें, लेकिन अगर वो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन द सूट वो नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी है, तो उनको अगर ऐड नहीं किया गया तो वो भी बर्थ देगा किसको, मिस ज्वाइंटर या नॉन ज्वाइंटर को। अच्छा, मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर में फ़र्क कर लेते हैं। जो नॉन ज्वाइंटर है उसका तो मतलब ये है कि एक फ्रीक को फ्रीक बनाना था लेकिन नहीं बनाया गया, नॉन ज्वाइंटर ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात भी बता दूं बच्चों, ये एक है मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर ऑफ द पार्टी जो हम पढ़ रहे हैं, और एक है मिस ज्वाइंटर नॉन ज्वाइंटर ऑफ द काजेज ऑफ एक्शन जो हम ऑर्डर 2 रूल 3 है आई थिंक, उसमें हम जाके जो है वो हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब नॉन जॉइंटर तो ये हो गया ना कि वो क्या कहते हैं उसको फ्री के लिए बनाया गया जो कि नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी थी। अच्छा, मिस जॉइंटर क्या है। मिस जॉइंटर की कुछ शक्लें हैं। मसलन मिस जॉइंटर की एक शक्ल ये हो सकती है कि एक बंदे को जो है वो रॉन्गफुली ऐड कर दिया गया, एक प्लेंटिव गलत बंदे को प्लेंटिव बना दिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिस जॉइंटर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह एक और जो सिचुएशन जो है वो, एक और जो सिचुएशन जो है वो सामने आ सकती है, जो सिचुएशन सामने आ सकती है वो ये हो सकती है कि जो एक गलत बंदे को जो है वो डिफेंडेंट बना दिया गया है। ठीक है, तो ये भी मिस ज्वाइंटर हो जाएगा। या एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जिसको प्लेंटिव बनाना था उसको डिफेंडेंट बना दिया, या एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जिसको डिफेंडेंट बनाना था उसको प्लेंटिव, और जिसको प्लेंटिव बनाना था उसको क्या किया, उसको डिफेंडेंट बना दिया। तो ये सारी जो मैं बोल रहा हूँ ये बेसिकली क्या है, ये वो सिचुएशंस हैं जहाँ पे एक पार्टी को अकॉर्डिंग टू रूल 1 to 8 जो है उसको ऐड नहीं किया गया, तो वो बर्थ दे रहा है किसको, मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर को। अब बात ये है कि मिस ज्वाइंटर एंड नॉन ज्वाइंटर के अगेंस्ट जो रेमेडी दे रहा है, वो हमें जो नेक्स्ट जो रूल है, जो रूल है 10, वो उसके अगेंस्ट हमें जो है वो क्या कर रहा है, रूल 10 जो है वो हमें अगेंस्ट द मिस ज्वाइंटर एंड नॉन ज्वाइंटर जो है वो रेमेडी दे रहा है, और वो हम इंशाल्लाह उसको जो है वो डिटेल में जो है हम लोग जो है उसको जो है वो देखेंगे। एक दफा मैं आपको सिर्फ उसकी जो प्रोविजन है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो रूल 9 और 10 का आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि रूल 1 to 8 के अगेंस्ट जाएंगे तो मिस ज्वाइंटर नॉन ज्वाइंटर होगा, और रूल 10 उसके अगेंस्ट रेमेडी बताता है मिस ज्वाइंटर एंड नॉन ज्वाइंटर के अगेंस्ट। ठीक है। अच्छा, रूल 9 ये भी कहता है कि मिस ज्वाइंटर या नॉन ज्वाइंटर की बुनियाद पे आप दावा खारिज नहीं कर सकते। क्या करना है, कोर्ट ने दूसरी पार्टी को ये कहना है कि भाई तुम्हारी बेहतरी है इसमें कि तुम जो है ना तुम उठो
और उठ के यानी तुम अपने दावे को जो है वो दुरुस्त कर लो। हाँ, अगर कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो उसको दुरुस्त नहीं करता मैं वो पार्टी, तो फिर उस सूरत में कोर्ट कोई भी ऑर्डर जो है वो उसमें जो है वो कर सकती है। अदरवाइज ऑर्डर जो ऑर्डर जो रूल 9 है वो यही कहता है कि कोर्ट ने अपने प्रोसीडिंग को जो है वो क्या करना है कि उसकी बुनियाद पे था, बल्कि उसको कंटिन्यू रखना है। जाहिर बात है जिस पार्टी का फॉल्ट होगा, जिसने प्रॉपर फ्रीक नहीं बनाया होगा, ठीक है, तो उसको उसका क्या होगा, वो नुकसान होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि नेसेसरी पार्टी वो है कि जिसके बगैर जो है वो एक डिक्री जारी नहीं हो सकती, जो और जबकि प्रॉपर पार्टी वो है कि जिसके अगेंस्ट को रिलीफ तो सॉर्ट नहीं किया गया, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में कोई जो है अफेक्टिव और किस्म की जो और कंप्लीट किस्म की जो है वो जजमेंट एंड डिक्री जो है वो जारी जो है वो नहीं की जा सकती। अच्छा, एक और बात है, एक है रूल 13। रूल 13, अच्छा रूल 13 ये बात कहता है, रूल ये 13 जो है वो ये बात कहता है कि अगर किसी पार्टी ने मिस ज्वाइंटर या नॉन ज्वाइंटर के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है ना, तो उसने एट द अर्लीस्ट पॉसिबल जो है वो स्टेज उसने जो है उसको क्या करना है, उसको रेज करना है। लेकिन मेरी बात सुनिए, एक मिस ज्वाइंटर या नॉन ज्वाइंटर था, वो 5 साल दावा चलता रहा और उसके बाद वो दावा अपील में गया, अपील में जाके जिस पार्टी के अगेंस्ट हुआ था उसने ऑब्जेक्शन उठाया मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर का, तो कोर्ट कहेगी भाई क्या तुमने अपने रिटन स्टेटमेंट में ये ऑब्जेक्शन लिया था नीचे मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर का? नहीं लिया था, तुमने कहीं पे भी कोर्ट को नहीं बताया था, तो अब आप खामोश हो जाओ, अब आप लेटेस्ट स्टेज पे ये वाला ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं ले सकते। तो उसने नीचे जब दावा जब इशू सेटल होने जा रहे थे या इशू सेटल हो रहे थे, कोर्ट इशू फ्रेम कर रही थी, उस वक्त उसने बताना था मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर के बारे में। तो ये था रूल 13 जो कि मैंने आपको जो है वो बताया है। रूल 9 बताता है मिस ज्वाइंटर नॉन ज्वाइंटर क्या है, और रूल जो है वो 10 जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो रेमेडी बताता है। और जो रूल 13 है वो कहता है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज करना है तो एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज जो है वो आपने जो है वो उसको रेज करना है। उसके बाद अब हमने जो है वो मैंने आपको जो है वो रूल जो है रूल 9 जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर क्या है, और ये भी बता दिया है कि इसमें लिखा है कि दावा जो है वो खारिज नहीं होगा बल्कि चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब रूल 10 जो है ना उसके 5 सब सेक्शन है। ठीक है। सबसे पहला जो है ना रूल 1 जो है वो है सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। अच्छा, ये जो है जो आर्डर रूल 10 और इसका 1 है, ये बेसिकली ओनली और ओनली ये डील कर रहा है प्लेंटिफ के बारे में। ठीक है। और ये क्या कहता है, अच्छा जो सेक्शन जो रूल 10 और सब रूल 1 है वो कहता है कि अगर एक ऐसे शख्स को प्लेंटिव बना दिया गया है कि जो कि प्लेंटिव है ही नहीं, प्लेंटिव जो है वो कोई और बंदा है, प्लेंटिव कोई और बंदा है, तो उस सूरत में रूल 10 सब रूल 1 ये कहता है कि सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी जो रॉन्गफुल प्लेंटिव है उसका नाम निकाल दो, और जो बंदा जो प्रॉपर बंदा है उसको एज ए प्लेंटिव जो है वो ऐड कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। आगे जाके हम पढ़ेंगे रूल 4 में कि फिर कोर्ट जो है उसको अमेंडेड प्लेंट का ऑर्डर करेगी, उसको कहेगी कि आप फ्रीक को दुरुस्त करके जो है वो अमेंडेड प्लेंट जो है उसको क्या करो, वो दाखिल करो। अच्छा, रूल 2 सिचुएशन को डील करता है रूल 10 सब रूल 1 के। पहला तो ये कहता है ना कि जी वो क्या कहते हैं रॉन्गफुली बंदा ही रॉन्गफुली था ऐड हुआ एज ए प्लेंटिव, तो उसको सब्स्टिट्यूट करो। मैं वर्ड पे गौर कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहां पे डाउट हो कि प्लेंटिव कौन होगा, ए और बी में से प्लेंटिव जो है वो कौन होगा। ठीक है। तो उस सूरत में जो है वो क्या होगा कि जब कोर्ट को डाउट हो कि ए और बी में से प्लेंटिव कौन होगा, तो फिर कोर्ट क्या करेगी कि वो जो एक तो ऑलरेडी ऐड है, तो वो दूसरे को कोर्ट ऐड करने का ऑर्डर करेगी कि जो प्लेंटिव जो डाउटफुल है, जिसके बारे में ये शुबा है कि शायद वो भी जो है वो क्या कहते हैं कि वो भी जो है वो प्लेंटिव हो सकता है, कोर्ट उसको भी क्या करने का ऐड का ऑर्डर कर सकती है।
तो अगर प्लेंटिफ रॉन्गफुली प्लेंटिफ का नाम था, बंदा ही गलत था, तो उस सूरत में सब्स्टिट्यूट होगा, और अगर डाउट है तो उस सूरत में नया बंदा जो है, जो जिसके बारे में डाउट है, वो उसमें क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, एक बात मेरी याद रखें कि जो ऑर्डर रूल 10(1) है, ये कोर्ट सोमोटो भी एक्सरसाइज कर सकती है पावर, और ऑन एप्लीकेशन भी एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन ये पावर कोर्ट ड्यूरिंग दी सूट एक्सरसाइज करेगी। वंस कोर्ट ने अगर डिक्री जारी कर दी तो उसके बाद जो ये वाला जो काम है, ऑर्डर 1 रूल 10, ये उस वक्त जो है वो नहीं होना। ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ द सूट जो है वो ये जो है वो काम हो सकता है। फिर ऑर्डर 10 रूल 1 जो है वो एक और बात जो कहता है, वो ये कहता है, वो ये बात कहता है कि कोर्ट ने एज ए मैटर ऑफ राइट किसी बंदे को, अगर कोर्ट को लगा कि ये रॉन्गफुल प्लेंटिफ है, तो कोर्ट ने एज ए मैटर ऑफ राइट जो है वो उसकी दुरुस्ती नहीं करनी। उसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो वो वाली बात आ गई रूल 13 वाली, कि रेज द ऑब्जेक्शन एज द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, कि टाइमली कोर्ट को बताया जाए कि ये जो मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर, ये मिस ज्वाइंडर है, कि वो प्रॉपर बंदा जो है वो फ्रीक नहीं बना। लेकिन दूसरी जो मेन बात है वो ये है कि कोर्ट को बताया जाए कि वो जो गलत बंदा प्लेंटिव बन गया वो बोनाफाइड मिस्टेक थी। ऐसे भी तो हो सकता है कि एक पार्टी जानबूझ के लिंगर ऑन करने के लिए गलत बंदे को प्लेंटिव बनाए, ठीक है, और फिर उसके बाद मैटर को जो है वो लिंगर ऑन करे। तो उस सूरत में कोर्ट ने उसको परमिट करते हुए, पार्टी को सब्स्टिट्यूट करते हुए, कोर्ट ने देखना है कि पहला जो रॉन्गफुली बंदा जो था जिसको फ्रीक बनाया गया, क्या वो बंदा जो था वो यानी वो जो बंदा था, क्या वो बोनाफाइडली मिस्टेक थी कि उसको गलती से जो है वो फ्रीक बना दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्ट ने एक और चीज भी देखनी है, कोर्ट ने ये भी देखना है कि जो मैं सब्स्टिट्यूशन या एडिशन करने जा रही हूँ, क्या वो जो मैटर है उसको उसको उसका फैसला करने के लिए जरूरी है। कोर्ट ने ये भी देखना, अगर कोर्ट को लगता है कि व्हाट्सएवर सिचुएशन है, फिर भी एक जस्टिफाई ऑर्डर हो सकता है, डिक्री हो सकती है, तो फिर कोर्ट में भी वो उस बंदे को सब्स्टिट्यूट या ऐड ना करे, डाउटफुल बंदे को ऐड ना करे। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, अगर वो ये बंदा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, तो उस सूरत में जो है वो एक इंसाफ पर मबनी फैसला जो है, या जो रियल कंट्रोवर्सी जो है उसको डिसाइड करने में मदद मिलेगी, तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, तो फिर कोर्ट उसको जो है वो ऐड करने की इजाजत दे देगी। तो दो चीजें हैं, एक ये है कि बोनाफाइडी मिस्टेक साबित की जाए, और दूसरा ये है कि वो फैसले के लिए उसका फ्रीक बनना जो है वो जरूरी हो। तो ये था बेसिकली ऑर्डर 10, और सॉरी रूल 10 और उसका सब रूल जो है वो 1। उसके बाद हम इसको दूसरा देखते हैं, उसमें है कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड द पार्टी। अच्छा, याद रखिएगा, जो रूल 1 था वो सिर्फ प्लेंटिफ की बात करता है, वो सिर्फ प्लेंटिफ की बात करता है, लेकिन रूल 2 जो है वो प्लेंटिफ की भी बात करेगा और डिफेंडेंट की भी बात करेगा। वो एक ऐसी सिचुएशन को बात करेगा जहाँ पे चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है, ठीक है, तो उसको या तो जो है वो क्या किया गया है कि इम्प्रॉपर बंदे को फ्रीक बनाया गया है, या फ्रीक बनाया ही नहीं गया, या एक इररेलेवेंट बंदे को फ्रीक बना दिया गया है। तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, अब हम जो है इसका जो वो जो रूल 2 है उसको जो है हम लोग जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो उसमें रूल 2 सब रूल 2 जो है, और रूल 10 सब रूल 2 जो है, उसके अंदर जो वर्डिंग यूज हुई है वो ये है कि जब कोर्ट को लगे कि कोई पार्टी इम्प्रॉपरली ज्वाइंट, कि एक प्रॉपर्टी पार्टी जो थी वो इम्प्रॉपरली ज्वाइंट, वो बनती ही नहीं थी, ना वो नेसेसरी पार्टी है, या वो ना वो प्रॉपर पार्टी है, चाहे वो प्लेंटिफ के तौर पे ऐड हुआ है चाहे वो डिफेंडेंट के तौर पे ऐड हुआ है, लेकिन वो इम्प्रॉपर पार्टी है। तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कैसे उसको क्योर करेगा, कैसे उस डिफेक्ट को जो है वो रिमूव करेगा। तो सबसे पहले तो कोर्ट ये कर सकती है कि वो जो पार्टी थी इम्प्रॉपर उसको स्ट्राइक आउट कर दे, उसको क्या करे, उसका नाम निकाल दे। कोर्ट एक ऑर्डर करे, वो कहे कि ये नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी नहीं है, तो इसको जो है मैं वो क्या करता हूँ, इसको मैं जो है वो स्ट्राइक आउट करता हूँ, ठीक है। तो उस सूरत में वो जो मिस ज्वाइंडर है वो क्या हो जाएगी, वो वाली जो एक डिफेक्ट था वो क्या हो जाएगा, वो क्योर हो जाएगा। या कोर्ट ये भी कर सकती है कि किसी फ्री को जो है वो
जो कि फ्रीक नहीं, या तो उसकी जगह इम्प्रॉपर बंदे को फ्रीक बनाया गया था एज ए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, या उसको फ्रीक बनाया ही नहीं गया था, तो उस सूरत में कोर्ट जो है उस बंदे को जो है वो क्या कर सकती है, ऐड करने का जो है वो ऑर्डर कर सकती है, स्ट्राइक आउट करने का ऑर्डर कर सकती है और ऐड करने का ऐड कर सकती है। अब बच्चों, ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली कोर्ट में एप्लीकेशंस आती हैं, वो कौन सी आती हैं, वो ऑर्डर 1 रूल 10 की आती हैं, और बेसिकली वो किसी फ्रीक को ऐड करने के लिए जो है वो आती हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कोर्ट किस फ्रीक को जो है वो ऐड करेगा, तो उसका क्राइटेरिया जो है वो ये है कि कोर्ट जो है वो देखेगा कि क्या वो नेसेसरी पार्टी है या प्रॉपर पार्टी है। तो नेसेसरी पार्टी तो वो है जिसकी गैर मौजूदगी में कोर्ट एक इफेक्टिव डिक्री जो है वो जारी नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे अगर एक पार्टीशन का सूट है तो उसमें बहुत सारे को ओनर हैं, तो उन सब को ओनर का फ्रीक होना जरूरी है, क्योंकि एक एक इंच जो है वो तकसीम होना है। तो अगर वो फ्रीक नहीं है तो वो मिसजॉइंटर ऑफ द पार्टी है, और कोर्ट उसको क्योर कैसे करेगी, रूल 10 के तहत वो जो को ओनर रह गया उसको ऐड करने का जो है वो ऑर्डर करेगी। अब बेफिक्र है, मैं आपको इसकी बहुत सारी एग्जांपल जो है वो पढ़ाऊंगा। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया क्या है ऐड करने का, वो ये है कि प्रॉपर पार्टी जो है उसके बारे में भी कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, वो ऑर्डर कर सकती है, ठीक है। अब प्रॉपर पार्टी क्या है, ये वो पार्टी है जिसके अगेंस्ट को रिलीफ तो सॉर्ट नहीं किया गया, लेकिन वो पार्टी जो है वो केस को जो है अफेक्टिवली और कंप्लीटली डिसाइड करने के लिए उसकी जो मौजूदगी है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी की, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने जो है वो मैं रखूंगा। तो ये बात कौन कह रहा है, ये भी जो रूल 10 और सब रूल 2 है वो ये बात जो है वो कह रहा है। अच्छा, उसके बाद जो रूल थ्री है वो क्या कहता है, वो बेसिकली डील करता है किसके बारे में, नेक्स्ट फ्रेंड के बारे में। सब रूल 3 जो है वो किसके बारे में डील करता है, वो नेक्स्ट फ्रेंड, वो दो बातें करता है। सब रूल 3 जो है वो दो बातें करता है। पहली जो बात करता है वो कहता है कि आप कोर्ट ने अगर 110 के तहत किसी पार्टी को सब्स्टिट्यूट करना है या ऐड करना है, तो अगर वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो है वो अगर डिसेबल है, माइनर है, लुनेटिक है, इडियट है, तो उस सूरत में कोर्ट ने जो है वो उसको जो है वो ऑर्डर 32 सीपीसी के मुताबिक उसको विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड जो है, प्लेंटिफ, सिर्फ प्लेंटिफ की बात हो रही है, उसको विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड जो है कोर्ट ने ऐड नहीं करना, ठीक है। यानी उसको थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड फ्रीक बनाना है कोर्ट ने। अच्छा, एक बात तो ये करता है, दूसरी बात ये कहता है कि जिसको नेक्स्ट फ्रेंड बनाना है उसकी भी कॉन्सेंट लेनी है, उसकी कॉन्सेंट के बगैर जो है आप जो है उसको जो है वो नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो नहीं बना सकते। तो ये हमने उधर ऑर्डर 32 में भी हम लोग ये चीज़ें जो है वो जो है हम लोग ये चीज़ें जो है वो देखेंगे। तो ये था रूल 3। अच्छा, उसके बाद जो है वो रूल 4 है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोर्ट ने किसी डिफेंडेंट को फ्रीक ऐड किया है, किसी भी डिफेंडेंट को न्यू, यानी ऑर्डर 10 और सॉरी रूल 10 और सब रूल 2 जो है उसके तहत कोर्ट ने कोई डिफेंडेंट जो है क्या किया है, ऐड किया है, तो उस सूरत में कोर्ट ने जब वो डिफेंडेंट जो है उसको जो वो ऐड किया है, तो उस सूरत में कोर्ट जो है उस डिफेंडेंट को क्या करेगी कि उसको समन करेगी, उस डिफेंडेंट को, ठीक है, कि वो, और उसके ऊपर वो जो फिर इसके अलावा कोर्ट अमेंडेड प्लेंट भी मंगवाएगी। सबसे पहले कोर्ट अमेंडेड प्लेंट मंगवाएगी, ठीक है, कि भाई इसको फ्रीक बना के तो अमेंडेड प्लेंट दाखिल करो। जब अमेंडेड प्लेंट आ जाएगी तो जैसे शुरू में तलबी हुई थी ना, समनिंग हुई थी शुरू में पार्टीज की, इसी तरह अब जो नया डिफेंडेंट जो है उसको कोर्ट क्या करेगी, उसके ऊपर वो समन जो है वो सर्व करेगी। और अगर कोर्ट चाहे तो वो जो पहले से जो डिफेंडेंट मौजूद हैं या नहीं मौजूद, जो ओरिजिनल डिफेंडेंट थे, कोर्ट उनको भी वो अमेंडेड प्लेंट जो है वो भेज सकती है। ये कोर्ट की जो है वो क्या है, वो डिस्क्रेशन है। ये था रूल जो है वो रूल जो है वो सब रूल 4 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रूल 5 क्या है, वो ये कहता है लिमिटेशन। देखिए मेरी बात सुने, देखना ये है कि जिस बंदे को ऐड किया जा रहा है उसकी अगेंस्ट लिमिटेशन कैसे रन करेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, एक शख्स ने जो है वो दावा करना है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का,
तो जो जिनको तो उसने डिफेंडेंट बना लिया उनके अगेंस्ट तो उसकी लिमिटेशन जो है वो काउंट हो जाएगी। लेकिन अब जिस शख्स को अब फ्रीक बनाया जा रहा है पार्टी की इस्तदा पे या कोर्ट अपने ऑर्डर पे, तो अब लिमिटेशन कैसे काउंट होगी? तो वो जो सब रूल 5 वो ये बताता है कि जिस दिन उसको समन सर्व हुए ना नई पार्टी को, उस दिन से आपने वो लिमिटेशन व्हाट्सोएवर जो आपने काउंट करनी है वो उस दिन से काउंट करनी है। अब आपने देखना है कि आया प्लेंटिफ का जो सूट या दावा है वो विद इन टाइम बनता है या जो है वो नहीं बनता। तो डियर एस्पिरेंट, मैंने आपको जो है उसका जो रूल जो रूल जो है वो जो है वो रूल 10 जो है उसका मैंने आपको जो है वो एक जो है वो क्या दिया है, एक बर्ड आई व्यू जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो लिखा है। उसके बाद इनको रूल 9 और 10 को किसके साथ मिला के पढ़ना है, वो रूल 13 के साथ मिला के पढ़ना है। और रूल 13 के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि रूल 13 जो है वो ये बात कहता है कि जो आपने ऑब्जेक्शन रेज करना है एज टू मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर, वो आपने एट अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज जो है वो आपने उसको रेज करना है। और वो स्टेज कौन सी बनती है कि जब इशू सेटल होने जा रहे हैं या इशू सेटल हो रहे हैं। वो सेटलमेंट स्टेज जो है वो एक प्रॉपर स्टेज है जहां पे आपने कोर्ट के सामने वो ऑब्जेक्शन जो है वो आपने रेज करना है। और यूजुअली देखा गया है कि आप रिटन स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको क्या करते हैं, उसको रेज करते हैं। अच्छा, अब हम इनकी थोड़ी सी जो है वो क्या कहते हैं वो वर्डिंग की भी देख लेते हैं। रूल 9 जो है वो मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर के बारे में है। तो कहता है नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज एंड द कोर्ट मे इन एवरी सूट डील विद द मैटर इन कंट्रोल सो फar एज रिगार्ड द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एक्चुअली बिफोर इट। वो ये कह रहा है कि अगर किसी फरीक को जो है वो क्या कहते हैं ऐड नहीं किया गया, मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर फरीक नहीं बनाया गया, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो उस सूट को जो है वो क्या करेगी, तो उसकी बुनियाद पे दावे को खारिज नहीं कर देगी, बल्कि कोर्ट क्या करेगी कि वो फ्रीकैन जो के मौके पे फ्रीक हैं उनकी हद तक जो कंट्रोवर्सी है कोर्ट उसको जो है वो लेके जो है वो चलेगी। और फिर मैंने आपको एक बात बताई कि अगर कोर्ट समझती है कि किसी पार्टी की गैर मौजूदगी में डिसीजन ही नहीं हो सकता, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी रूल 10 के तहत उसको ऐड करने का। और अगर उसको ऐड नहीं किया जाएगा तो उस सूरत में एक ऐसी सिचुएशन होगी जब कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई विद नहीं होगा, तो फिर कोर्ट एक मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर की बुनियाद पे जो है कोई ऑर्डर जो है वो कर सकती है। मसलन कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि भाई आप फलां पार्टी को जो है वो फ्रीक बनाओ, तो उसने बनाया ही नहीं, कोर्ट ने उसको 2-3 मौके दिए, तो उस सूरत में कोर्ट के पास फिर यही ऑप्शन होगा कि वो इस पॉइंट के ऊपर कि ये मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर है और मैंने इसको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपना जो है दावा उसको दुरुस्त कर लें, उसको फ्रीक बना लें, लेकिन इसने नहीं बनाया, तो उसकी बुनियाद पे कोर्ट जो है उसको क्या करेगा, उसको खारिज भी जो है वो कर सकता है। अच्छा, ये मिस ज्वाइंडर और जो नॉन ज्वाइंडर है इसकी जो डेफिनेशन है, चले वो मैं आपको बाद में जो है वो बताता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। रूल 10, अब मैंने बताया था कि रूल 10(1) जो है वो सिर्फ प्लेंटिफ के बारे में डील करता है और उसकी दो सिचुएशन है। एक तो ये कि वेयर द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ अ रॉन्ग पर्सन एज अ प्लेंटिफ, एक सिचुएशन, या दूसरी सिचुएशन ये है वेयर इट इज डाउटफुल whether it has been instituted in the name of the right plaintiff। दूसरी जगह पे डाउट है कि राइट प्लेंटिफ जो है दोनों में से जो है वो कौन है, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट जो है वो किसी भी अदर पर्सन को ऑर्डर ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू बी सब्स्टिट्यूटेड और एडेड, या तो सब्स्टिट्यूट करने का ऑर्डर कर सकती है या क्या कर सकती है, ऐड करने का ऑर्डर कर सकती है। और कोर्ट इसको कब करेगी, कोर्ट करेगी एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, ठीक है, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट इसको करेगी। और फिर कोर्ट किन बुनियादों पे करेगी, वो मैंने बताया था कि नंबर 1 जो है कि देयर वाज अ बोनाफाइड मिस्टेक और दैट इट वाज नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर इन डिस्प्यूट सो टू डू। तो डियर फ्रेंड्स, अब अपने बेयर एक्ट के ऊपर ही इसको जो है वो हाईलाइट कर लें, इसको हाईलाइट कर लें अपने बेयर एक्ट के ऊपर ही, तो इंशाल्लाह ये आपको नहीं भूलेगा। और अगर पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो मैं आई एम श्योर कि आप जो है इसको जो है वो
लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने अपने ज़हन में इसका एक स्केच जो है वो बनाया है। मसलन मैं अब इसको देखूंगा नहीं, और मैं आपके साथ मिल के जो है वो इसको क्या करूंगा कि अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो कहता है जी what remedy is when a court what court will make an order when a wrongful plaintiff is arrayed as a party to the suit, यानी 10(1) के बारे में जो है वो पूछ लेता है। तो उस सूरत में अगर जो है वो यानी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको पेपर में जो है वो किस तरह से जो है वो डिसाइड करेंगे। अच्छा तो फर्ज करें अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो उसको जो है वो मैं किस तरह से पेपर के अंदर जो है वो हैंडल करूंगा। सबसे पहले है मैं लिखूंगा सरकमस्टांसिस when section 10(1) will apply, कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जब वो जो है वो तो इसमें होगा अ पर्सन has been uh, has been a wrongful person, a wrongful person has been made, has been added या has been arrayed as plaintiff, और या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है वो ये है when when it is doubtful doubtful whether a person is to be a plaintiff or not, कि ये डाउट है कि वो कोई जो है वो प्लेंटिफ हो सकता है या जो है वो नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद ये हो गए जी वो सर्कमस्टांसिस हो गए। ठीक है, या इसको इस तरह से भी हम लोग जो है वो लिख सकते हैं कि when it is doubtful whether suit has been instituted in the name of right plaintiff or not। ठीक है, अच्छा तो ये था जो था वो उसकी जो है वो ये एक हो गया। उसके बाद है दूसरा ये आ जाएगा हाउ टू अप्लाई रूल, सॉरी मैंने वो लिखना था रूल। ये सिंपल मेरे माइंड में एक बात है कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना वो जो मोटी मोटी बातें याद रह गई हैं, बस मैं वो बातें लेके चल रहा हूँ कि अगर आ गया तो मैंने अब उसको कैसे जो है वो हाउ टू अप्लाई रूल 10(2)(2), ठीक है, तो उसको जो है वो कोड जो है वो अप्लाई कैसे कर सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोर्ट will order either to add or substitute a person as plaintiff। तो कोर्ट क्या करेगी कि या वो किसी प्लेंटिफ को सब्स्टिट्यूट करने का ऑर्डर कर देगी या किसी प्लेंटिफ को जो है वो क्या करेगी उसको जो है वो ऐड करने की। अच्छा और एक जो तीसरी चीज है वो क्या कह रही है क्राइटेरिया टू criteria to order for substitution or addition of plaintiff। ठीक है, तो उस सूरत में जो है उसका वो क्या क्राइटेरिया होगा कोर्ट से कि तो उसमें सबसे पहले जो चीज होगी कोर्ट वो देखेगी that a person was arrayed as wrong plaintiff under some bona fide mistake का लफ्ज आना चाहिए। एंड और दूसरा क्या इट इज अच्छा जी टू मेक टू add or substitute a person as plaintiff is to add or substitute a person is
necessary for the determination for the is necessary for the determination of the matter matter in dispute। ठीक है, तो ये वो चीजें होंगी जिनकी बुनियाद पे कोर्ट जो है वो क्या करेगी, ऑर्डर करेगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि अगर वो आपको कुछ प्रपोजिशन दे देता है ऑर्डर 1 रूल 10 में से, या आपको कोई ऑर्डर दे देता है, तो वो आपके मुंह से ये अल्फाज सुनना चाहता है कि आप फर्ज करें ऑर्डर 1 रूल 10 का अगर आपने ऑर्डर लिखना है, तो उस सूरत में आपने उसके अंदर ये वर्ड लिखने हैं कि रिकॉर्ड फिक्स that the plaintiff has been wrongly added under a bona fide mistake, and that it is necessary for the determination of the real matter in dispute, hence the application under order 10 rule 1 जो है is accepted। तो ये वो कंडीशन प्रेसिंग यानी जो की पॉइंट्स जो होते हैं जिसको आपने बेयर एक्ट के ऊपर भी जो है वो क्या करना, आपने उसको हाईलाइट करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपका अगला जो हो सकता है वो जो है वो ये हो सकता है हाउ टू अप्लाई सॉरी मोड टू अप्लाई जो है वो रूल 10 1। तो इसको कोर्ट ने अप्लाई कैसे करना है जी, तो उसके बारे में आप जो है वो लिख सकते हैं व्हाट हैपेंड, उसके बारे में लिखते हैं, लिख देंगे ऑन एप्लीकेशन और थ्रू और सोमोटो भी कर सकती है, और उसको जो है वो अच्छा जी फिर ये हो सकती है जी व्हेन टू अप्लाई 10 1। तो इसको अप्लाई जो है वो कब करना है, तो उसमें आप लिख सकते हैं एट आप लिख सकते हैं एट एनी स्टेज ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दी सूट जो है कोर्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको सिंपल एक बात बताने की कोशिश की है कि बच्चों एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो फिर ज़हन में ये बात भी बना लेनी है कि अगर पेपर में उसने क्वेश्चन पूछा तो मैंने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसे मैंने आपके सामने किया है। बेशक आप अपने नोट्स भी छोटे छोटे बना सकते हैं, ना भी बनाए तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब पेपर में आपका कलम नहीं रुकेगा, आपका कलम जो है जितना टाइम आपके पास होगा आपका कलम चलता रहेगा, बल्कि टाइम आपके लिए जो है वो मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हो कि आपको जो है वो जो रूल है इसकी जो है वो आपको समझ आ गई है। तो अब हम लोग जो है वो हम आगे चलते हैं। जो रूल 2 है वो क्या कहता है जी, ये मैंने बस आपको एक एग्जांपल बताया है कि उसको कैसे करना है। अब रूल 2 जो है उसको देख लेते हैं, वो क्या है, द कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज। ठीक है, अब रूल 2 क्या कहता है, वो कहता है कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड द पार्टीज। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, इधर अपॉन और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज। अब देखें ना, मेरे यहीं पे मैं अपने माइंड में बनाता जा रहा हूँ कि अगर पेपर में मुझे वो स्ट्राइकिंग आउट के बारे में पूछता है ना, सब रूल 2 के बारे में, तो मेरे जहन में क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले ये है, मेरी कार्डिंग ये बन सकती है एट एनी स्टेज, ठीक है, इसको अंडर आप भी अंडरलाइन कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद ये मोड के बारे में है कि अपॉन और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी, यानी सो मोटो भी एक्सरसाइज कर सकती है कोर्ट और एप्लीकेशन भी कर सकती है। एंड ऑन सच टर्म्स एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट। ये अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये है कि वो तो कोर्ट ने देखना ही देखना है ना, ठीक है। अच्छा, इसको आगे चल के देखते हैं। ऑर्डर दैट द नेम ऑफ एनी पर्सन इम्प्रॉपरली। अब ये क्या हो गए, ये सर्कमस्टांसेस हो गए। ये बेसिकली बात हो रही है मिस ज्वाइंडर की, ठीक है, कि एक प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वो इम्प्रॉपरली जो है वो क्या कर गए, वो ज्वाइन कर उसने किया हुआ है, वेदर एज ए प्लेंटिफ आर डिफेंडेंट। तो उस सूरत में कोर्ट वेदर एज ए प्लेंटिफ आर डिफेंडेंट, सॉरी
order that the name of any whether as a plaintiff or defendant। अब कोर्ट क्या करेगी, ये सर्कमस्टांसिस है कि वो इम्प्रॉपरली ज्वाइंड है, तो कोर्ट ऑर्डर क्या कर सकती है, बी स्ट्रक आउट। अब वो जो इम्प्रॉपर पार्टी उसको स्ट्रक आउट, उसको दावे में से निकालने का कह सकती है। एंड द नेम ऑफ एनी पर्सन हु आउट टू हैव बीन ज्वाइंड, ठीक है, वो बंदा जिसका ज्वाइन करना बहुत जरूरी था। ये नेसेसरी पार्टी की बात हो रही है, यहाँ नेसेसरी पार्टी की डेफिनेशन आ रही है कि जिसके बगैर जो है वो दावे का फैसला नहीं हो सकता, वेदर एज ए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, चाहे वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, या और whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely adjudicate upon and settle all the question involving the suit। ये कोर्ट बात कर रही है किसकी, ये कोर्ट का बात कर रही है प्रॉपर पार्टी की। तो कोर्ट ने जब किसी पार्टी को रूल 10 सब रूल 2 के तहत ऐड करना है, तो कोर्ट ने सबसे पहले सर्कमस्टांसिस क्या देखने हैं कि कोई प्रॉपर्टी इम्प्रॉपरली जो है वो फ्रीक बनी है। फिर उसके बाद कोर्ट ने किस क्राइटेरिया के साथ किसी पार्टी को ऐड करना है, उस इम्प्रॉपर पार्टी को कोर्ट स्ट्राइक आउट करने का ऐड कह सकती है। और अगर कोर्ट किसी पार्टी को ऐड करने जा रही है तो कोर्ट क्या देखेगी, सबसे पहले ये देखेगी कि एक तो उसका होना बहुत जरूरी है, यानी नेसेसरी पार्टी होना जरूरी है, या whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the question involved in the suit। कि उसका जो पार्टी है उसकी मौजूदगी इस लिहाज से जरूरी है कि उसकी मौजूदगी के बगैर कोर्ट जो है वो एक कंप्लीट फैसला जो है वो उसको जो है वो कोर्ट जो है वो उसको जारी नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद आप बेफिक्र नहीं, इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी की एग्जांपल भी दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सब रूल 3 जो है वो कहता है नो पर्सन शैल बी एडेड एज ए प्लेंटिफ suing without a next friend। एक तो ये कि और एज द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ ए प्लेंटिफ अंडर एनी डिसेबल्ड विदाउट हिज कंसेंट। दो बातें कह रहा है, एक तो ये कह रहा है कि किसी भी डिसेबल पर्सन को बगैर वो जो है नेक्स्ट फ्रेंड ऐड नहीं किया जाएगा, और दूसरा ये है कि नेक्स्ट फ्रेंड को भी उसी सूरत में ऐड किया जाएगा जब उसकी जो है वो कॉन्सेंट जो है वो एज पर लॉ जो है वो क्या की जाएगी, वो ले ली जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो रूल सब रूल 4 है वो ये कहते हैं, वो कहता है कि वेदर डिफेंडेंट एडिड, अच्छा जी, प्लेन टू बी अमेंडेड। जब एक डिफेंडेंट ऐड हो जाएगा तो कोर्ट ऑर्डर करेगी भाई कि आप जो है ना वो फ्रीक बना के तो उसको जो है वो क्या करें, फ्रीक बना के तो आप जो है वो अमेंडेड प्लेन करें। वेयर आर डिफेंडेंट इज एडिड the plaint shall, unless the court otherwise direct, be amended in such manner as may be necessary, ठीक है, and the amended copy of the summons and of the plaint shall be served on the new defendant and if the court think fit on the original defendant, ठीक है। तो ये वो क्या बात कह रहा है कि कोर्ट क्या करेगी कि वो जो अमेंडेड प्लेंट होगी, और अमेंडेड समन से क्या मुराद है, जाहिर बात एक नया फ्रीक ऐड हो गया है तो वो प्लेंट वो सर्व करेगी नए डिफेंडेंट पे, और अगर मुनासिब समझे तो पहले वाले डिफेंडेंट्स पे भी क्या कर सकती है, उसको जो है वो उसको जो है वो सर्व कर सकती है। उसके बाद रूल 5 है वो ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 22 the proceeding as against any person added as a defendant shall be deemed to have begun only on the service of summons, ठीक है। वो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 22 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है किसी भी डिफेंडेंट को जो न्यूली ऐड हुआ है उसके अगेंस्ट जो लिमिटेशन है वो उस सूरत में रन करेगी जब उसको जो है वो उसको जो नोटिस जो है वो सर्व किया गया होगा। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता है कि ऑर्डर 37 के तहत अगर एक दावा हुआ है तो उसमें उसने 10 दिन में लीव टू अपीयर एंड डिफेंड जो है वो दाखिल करनी है, ठीक है। तो जब उसको समन मिले हैं उस वक्त से उसने 10 दिन के, तो अब जो पहले डिफेंडेंट्स थे उनको तो समन पहले ही चला गया था, अब जो नया डिफेंडेंट ऐड होगा उसको जब समन जाएंगे तो वहां से 10 दिन काउंट होंगे, ना कि वो जो पहले वाले समन गए थे पहले वाले डिफेंडेंट्स को वहां से लिमिटेशन जो है वो काउंट करेगी। तो होप कि आपको मेरी बात जो है उसकी जो है वो समझ आ गई।